नमस्कार, मैं नीता शर्मा। जब मैं 1 महीने पहले यहाँ पर आई थी तो जहाँ पर नजर डाल रही थी वहाँ पर पानी ही पानी था। 2 मंजिले घरों की छतों पर पानी, दुकानों में पानी, पुलों में पानी, डल झील में पानी, शिकारों में पानी, लोगों की आंखों में भी पानी। वो एक ऐसी तस्वीर थी जिसे पूरी तरह अभी खुलना बाकी था। अब 1 महीने बाद शहर के ज्यादातर इलाकों में से पानी उतर गया है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है ऐसे कई सवाल और सिलसिले जिन्हें खत्म होना अभी बाकी है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे सैलाब से तहस नहस कश्मीर का ताजा हाल। सबसे पहले बात उन इलाकों की जिसकी तस्वीरें आप तक नहीं पहुंची हैं। श्रीनगर से कोई 90 किलोमीटर दूर कुलगाम और खासकर यहाँ के गांव अरिगुतनों में दाखिल होते ही दिल को कड़ा करना होता है। घरों के नाम पर सिर्फ ढांचे बचे हैं। छत है तो दरवाजा नहीं, दरवाजा है तो खिड़कियां नदारद, और अगर दरवाजे खिड़कियां हैं तो दीवार लापता। ये दिलशादा है जो टुकड़ों में बंटकर बिखरे घर के तिनके बटोरकर उन्हें पिरोने की कोशिश में जुटी है। ये हम 8 भाई हैं इधर इस घर में। सब 8 मकान थे इस इधर। तो इतना नुकसान हो गया जब तो गवर्नमेंट ने सब कुछ दिया, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा ही पहुंचा, नुकसान तो सभी जगह हो गया। यहाँ 1 महीने पहले यहीं दिलशादा की रसोई हुआ करती थी। ये किचन था, 8 भाइयों का ये मकान था। किचन भी साथ साथ में सब लाइन से ये इधर से देखो, इधर से पानी की उम्मीद ही नहीं थी इधर से आने का। तो कुछ बचा नहीं? तो कुछ नहीं बचा। तो लेकिन आप दिखा देते, यहाँ पे किचन थी और आगे यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये चूल्हा था। ये चूल्हा था यहाँ से। हाँ। तो कुलगांव में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, लिहाजा फिक्र इस बात की है कि आने वाली ठंड कैसे कटेगी। जो कुछ हमारे पास है वो सब बिल्कुल मिट गया। सिर्फ अल्लाह ने बचा, सिर्फ अपना जान। कोई मकान बचा हुआ, उसके नीचे पानी गया, वो गिरने अनकरीब वो गिरने वाला है। कोई खास कोई मकान है, बाकी सब मकान खत्म हो गए। यहाँ पिछले महीने की बाढ़ ने गांव के करीब 450 चूल्हे बुझा दिए। फुल्ली गांव डैमेज्ड है। हम अब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं इनके लिए इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन की जाए, कॉलोनी बनाई जाए जहां पे ये रहें। टेम्पररी बांध था, वो पक्का बांध नहीं था, तो वो ब्रेक हो गया और पानी एकदम गांव में आया। घरों में पानी नहीं है, लेकिन बाहर बाढ़ की बची निशानियों से ही काम चल रहा है। बर्तन और कपड़े धोने से लेकर खाने पकाने तक लोग इसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ये है कि जहाँ कभी खेत होते थे, अब वहाँ नाला रह गया है। यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर पर चमगुंड गांव है। सारे घर बाढ़ में बह चुके हैं। फिर भी हाई स्कूल के हेडमास्टर अब्दुल राशिद स्कूल के लिए बच्चों को जुटाने में लगे हैं। राशिद और उनके शिक्षकों को काफी हद तक कामयाबी भी मिल रही है। अभी स्कूल खुलने की क्या उम्मीद लगती है? सर स्कूल खुल गया। हमारा जो अंदर का रिकॉर्ड है, जो हमारे बुक्स है, लाइब्रेरी के लेबोरेटरी है, वो सब डैमेज्ड है। जब पूरी घाटी में स्कूल बंद पड़े हों तो इस गांव में हो रही छोटी कोशिश भी कम बड़ी नहीं लगती। जब सैलाब आया था कहाँ थे तुम? घर में। घर में थे। अब स्कूल जब जाते हो तो डर नहीं लगता कि सैलाब फिर आ जाएगा? नहीं। हाँ? अब एग्जाम्स कब हैं तुम लोगों के? अक्टूबर में। अक्टूबर में। पढ़ाई कर ली? हाँ। कर ली? हाँ। एग्जाम देने? हाँ, देने। और ऐसी हालात में जो बच्चे पूरी लगन से पढ़ाई में जुटे हों, उनका जज्बा भी काबिले तारीफ है। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, मुझे अपने बीते दिन याद आ गए। स्कूल्स में जो तालीम मिलती है उससे एक अच्छे भविष्य की बुनियाद रखी जाती है। जो बाढ़ आई उसने आसपास के गांवों को तबाह जरूर कर दिया, लेकिन इन बच्चों के सपनों को वो तबाह नहीं कर पाई। आज भी इनके आंखों में एक अच्छे कल के सपने पल रहे हैं। तुम क्या बनोगी? आईपीएस। आईपीएस क्या होता है पता है? हाँ, इंडियन पुलिस सुपरिटेंडेंट, इंडियन पुलिस सर्विस। हाँ, इंडियन क्या करते हैं वो लोग? वो देश की खिदमत करते हैं। हाँ,
तुम देश की खिदमत करना चाहती हो? हाँ। भारत को अपना देश मानती हो? हाँ, मानती हूँ। क्या टीचर बनना है, क्या बनना है? टीचर, डॉक्टर। डॉक्टर। और तुम क्या बनोगी? मुझे IPS बनना है। IPS बनना है। इधर आओ, इधर आओ। स्कूलों को दोबारा शुरू करना सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं। ऊपर से इसी महीने पक्के इम्तिहान भी होने हैं। कई इमारतों को सुरक्षा वजहों से क्लियरेंस नहीं मिल सकती, लिहाजा कई स्कूल दूसरी जगहों पर चल रहे हैं। हमने स्कूल को फंक्शनल बना दिया बहुत हद तक। ये नहीं कहेंगे कि अभी सारा कुछ कर पाए हम, लेकिन बहुत हद तक हमने चाहा। हम बाकी मामलात में तो काफी धक्का लगा, लेकिन हमारे बच्चे तालीम से महरूम ना रहे। इसके बाद हम जंगलपुरा पहुंचे। ये वो इलाका है जो विशव नदी के कहर का शिकार हुआ। जब नदी का बांध टूटा तो उमड़ा सैलाब घरों को खंडर में तब्दील कर गया। यहाँ सीढ़ियां तो हैं, मंजिल कहाँ गई पता नहीं। मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पर कभी एक गांव बसा करता था, लेकिन विशु नदी ने 3 सितंबर की रात को अपना एक भयानक रूप इख्तियार किया। अगर आरिफ आपको वहाँ दिखा सकें तो ये जो बंड है, विशु नदी ने अपने इस बंड को तोड़ा और अपनी चौड़ाई जो है वो फैलाती चली गई। यहाँ रहने वाली नीलिमा रोजाना उसी जगह को निहारती हैं, जहाँ कभी उसका आशियाना हुआ करता था। आपका घर किधर था? वहाँ। हाँ, वो भी बह गया? वो भी बह गया। हाँ, किस रात? 3 रात को गया? 3 रात को गया। मतलब पानी काफी ज्यादा आ गया था? पानी काफी ज्यादा आ गया। विशव नदी की नाराजगी देखते हुए हम संगम की ओर बढ़ चले। कहते हैं यहाँ 5 नदियाँ आपस में मिलती हैं। बाढ़ का सबसे भयानक नजारा यहीं पर देखने को मिला। 105 घंटे ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक, ये समझो 105 घंटे हो गए। 105 घंटे लगातार बारिश पड़ गई। आप लोगों को यहाँ से किसने हटाया? आर्मी ने? किसने? आर्मी आई। आर्मी से आर्मी, जबकि पुलिस फोर्स तो खुद भाग रही थी। पुलिस फोर्स ने कोई भी मदद नहीं किया। फौजी और CRP ने हमको मदद। पुलिस खुद भाग गई थी? हाँ, खुद भाग गया। उसने 10 दिन के बाद उसने आया इधर। वो था ही ना, वो बेचारा इधर ही था, सबको बचाया, बच्चा को, सब औरत को, सब। संगम में अगर कुछ अलग दिखा तो वो था रेत का अवैध खनन। हालांकि सरकार इसके लिए लाइसेंस की बात कहती है, लेकिन काम देखकर लगा कि सब कुछ कायदे कानून से ऊपर है। हमने समझा नीचे हो गया, अगर बारिश 4 दिन भी पड़ जाएगी फ्लड सिचुएशन नहीं बन जाएगी। मतलब पता नहीं कि ऊपर वाले का कहर इतना था कि समझ ही नहीं आया। लगातार हो रहे अवैध खनन से न सिर्फ जंगल खत्म हुए, बल्कि मिट्टी भी कमजोर हो गई। साथ ही बहते पानी के साथ नदी की तली में गाद की मात्रा बढ़ने से बाढ़ की आशंका भी बढ़ गई। बाढ़ और तबाही के लिए ये भी कम जिम्मेदार नहीं। अनंतनाग जिले में इसे संगम कहा जाता है। संगम यहाँ पर 5 नदियाँ मिलती हैं। इधर पीछे से लिदर और कोकरनाग से होती हुई एक और नदी, और इधर से रंबियार और विशु नदी होती हुई यहाँ पर मिलती है जेलम के साथ। यहाँ पर 5 नदियाँ मिलती हैं और ये जेलम इस और फिर श्रीनगर की ओर जाती है। 3 और 4 की रात को इस जेलम ने इतना भयानक रूप इख्तियार कर लिया था, जिसके कारण चारों ओर तबाही हुई थी। झेलम का स्तर काफी ऊंचा हो गया था। फैलाव तकरीबन 35 किलोमीटर था। जो पानी का स्तर है कितना ऊंचा होगा, इसकी निशानियां आपको अभी भी पेड़ों से लगी हुई नजर आ रही हैं। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और तबाही चारों तरफ होती रही। खासकर श्रीनगर इलाके में इसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। श्रीनगर को बाढ़ से बचने के लिए करीब 24 घंटे मिले, फिर भी शहर डूब गया। अब 1 महीने बाद ज्यादातर जगहों से पानी उतर चुका है, लेकिन पूरा शहर कचरे का डंपिंग ग्राउंड लगता है। मुश्किल ये है कि अब सफाई कैसे की जाए। जो भी सामग्री होती है लोगों के पास वो स्पॉइल हो गई। इनफैक्ट दैट हैज बिकम वेस्ट एंड गार्बेज फॉर अस। उसको हम यहाँ पूरे दिन में कलेक्ट करते हैं। पूरी हमारी बसें खड़ी हैं, एम्बुलेंस खड़ी है। शिवपुरा की गिनती शहर के पॉश इलाके में होती है, लेकिन 3 तरफ से झेलम से घिरे इन इलाकों में आज भी पानी जमा है। वैसे शिवपुरा बांध में आई दरार का पता 5 सितंबर को ही चल गया था।
फिर भी ऐसी तबाही मची कि किसी ने सोचा भी नहीं था। 50 साल हो गया घर बनाते बनाते, अब तो उतनी उम्र नहीं है तो अब बनाएंगे। भट्ट साहब तो बाढ़ की तबाही के लिए रेलवे लाइन को भी जिम्मेदार मानते हैं। असली में था वही फ्लड एरिया। फ्लड एरिया में जब बाढ़ आया, रेलवे का पटरी आ गया, 2 हिस्सा हो गया, एक हिस्सा उधर हो गया, एक हिस्सा इधर हो गया, मजबूत बांध, पानी उसी में बचता था क्योंकि वो असली इलाका है फ्लड एरिया, उसी को डुबा देता था, ये सिटी को बचा लेता था। फिलहाल सेना की इंजीनियर्स यूनिट पंपों की मदद से पानी निकालने में लगी है, जो तकरीबन पूरे शहर की पहली जरूरत है। शिवपुरा की गलियों में घूमते हुए हमारी नजर मुस्कान पर चली गई। ये डॉक्टर तबस्सुम का आशियाना है और पति पत्नी के बीते 10 सालों की मेहनत का नतीजा भी। पानी निकालने के लिए इन्होंने सरकार या सेना का इंतजार नहीं किया। सैटरडे और संडे की रात में आया था ये फ्लड, बट मैं रात के 1 o'clock मैं यहाँ से निकल गई थी। भीतर घर की हालत देखकर किसी को भी रोना आ गया। 1 हफ्ते के बाद ग्रेजुअली जब पानी नीचे गया तो फिर हमारे हमारी सारी फ्लोरिंग, फर्नीचर, कारपेट्स, एवरीथिंग, क्लोथिंग सब कुछ खत्म। वैसे तबस्सुम इस मायने में खुशकिस्मत हैं कि उन्हें काम करने के लिए मजदूर मिल गए, नहीं तो ज्यादातर लोगों को अपना काम खुद ही करना पड़ रहा है। आप लोग कहीं से मतलब आ रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं? हाँ, कहीं पर हम रह रहे हैं, कहीं पर तो रात में गुजारते, सवेरे आते तो कुछ सफाई कुछ मिट्टी सिटी निकालते। तो अभी 1 महीना होने का है, तो यहाँ से पानी अभी तक निकल क्यों नहीं पा रहा है? ये डाउन एरिया ना, एक्चुअली आप देखिए बंद का लेवल कम से कम 16-17 फीट बंद का लेवल है। तो जब बंद के लेवल से पहले पानी सारा उतर गया, फिर इसके नीचे ये डाउन लेवल है, उधर बंद आता है, दूर से पानी निकल रहा है, पंप से लगाना। 1 महीना हो चला है श्रीनगर में जब बाढ़ आई थी। अब सभी इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कभी जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर पानी में क्यों डूब गया। क्या ये कुदरत का कहर था या फिर इंसान ने अपने लालच के कारण इस कहर को न्योता दिया था? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने हम भी पहुंचे महजूर नगर। कहने को तो ये भी पॉश इलाका ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये पूरी तरह से नदी के पेटे में बसा है। यहाँ रिहाइश या कारोबार गैर कानूनी है, ये बात हर किसी को पता है, सरकार को भी। देखिए, जहाँ तक महजूर नगर की बात है तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई 5-6% लोगों की परमिशन होगी। बाकी ओवर ए पीरियड ऑफ 30 इयर्स ये कॉलोनी बनी है और लोगों की ये अपने इनिशिएटिव से बनी है या जो जमींदार लोग हैं उनके इनिशिएटिव से बनी है, तो ये ऑन देयर ओन लोग गए हैं। कायदे से श्रीनगर शहर को बचाने के लिए पानी का रुख इसी इलाके में मोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नेताओं और स्थानीय लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया, जिसकी वजह से बांध का दबाव बढ़ता गया और जब वो टूटा तो एक नहीं बल्कि कई जगहों से टूटा। I was not able to locate my village even where... इसी तरह कांडीजाल में भी बांध को बचाने के लिए लोगों ने जबरदस्ती की, पर ऐसी हरकतों से पता नहीं वोट बैंक बचा या नहीं, पर पूरा शहर जरूर डूब गया। ये आज इन लोगों को याद क्यों आया जब इनको पानी चढ़ा? 12 साल से मैं जो प्रोटेक्ट कर रहा था अपने अपने टाइम पे, ये जो 1,50,000 लोगों के लिए मैं कर रहा था, इसमें कौन सी राजनीति थी? करे खुदा और बंदे को आप पकड़े, ये तो नाइंसाफी है ना। बाढ़ के दौरान श्रीनगर का जहांगीर चौक सबसे ज्यादा पानी इसी इलाके में था। लोग अब बता रहे हैं कि ये फ्लाईओवर सही तरीके से नहीं बना है और जवाहर नगर से रामबाग के लिए जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया वो भी इस बांध से गुजरता है, जबकि बांध कमजोर है। इसके अलावा ये लो लेवल ब्रिज भी फ्लड चैनल पर ही बना है। जहांगीर चौक से आगे लाल चौक है, शहर का पुराना और अहम हिस्सा, जहां कभी ड्रेनेज तो कभी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के नाम पर कई बार खुदाई ने मिट्टी को कमजोर बना दिया है।
पूरी दुनिया में बाढ़ से बचने के लिए जो बंड बनाए जाते हैं, दरअसल उनका आकार वी शेप में होता है और उनके आसपास ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जिनकी जड़ें मजबूत हों। लेकिन श्रीनगर में पेड़ लगाए नहीं गए, काटे गए और जो बंड के साइड आबादी रहती है उसने भी अतिक्रमण किया, जिसके कारण बंड कमजोर हो गया और नतीजा क्या हुआ ये हम सब ने देखा। मिसाल के तौर पर आप दूध गंगा चैनल को ले सकते हैं। श्रीनगर में सबसे पहले बोन एंड जॉइंट अस्पताल के पास आया। सरकार यहाँ पार्किंग की जगह बनाने की कोशिश कर रही थी और जब पानी बढ़ने लगा तो बुलबुल बांध के गेट नहीं खुल सके और पूरा बरजुला इलाका डूब गया। ये राजबाग का हैट्रिक रेस्टोरेंट है। सरकार इस इलाके में यहाँ पे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रही है। जब शहर में पानी का लेवल बढ़ा तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए पाइप्स लगाए गए थे, उन पाइप्स के जरिए पानी अंदर आ गया। जो वॉल्स लगाए गए थे ताकि जो पानी है अंदर न आए, वो काम नहीं किए। इन वॉल्स की दिक्कत के कारण अभी भी राजबाग के इलाके में डी वाटरिंग को लेकर दिक्कत काफी आ रही है। घाटी में सबसे ज्यादा पानी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल के आसपास था, जिसकी वजह बांध के दोनों तरफ की खाली जगह बनी, जिसने बांध को कमजोर कर दिया। कई कारण रहे हैं जिसके कारण घाटी यूं बेहाल हो गई है। अब सरकार को चाहिए कि वो एक इंक्वायरी अपॉइंट करे ताकि जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, उन वजहों का पता चल सके कि श्रीनगर यूं बेहाल हो गया, क्यों वो इतने दिन पानी में रहा। ब्रेक के बाद देखेंगे क्या हाल है श्रीनगर के बाजारों का और उसके अस्पतालों का।